हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आपका, वो आपके 4th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आपका पहला वीडियो है, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल का जो स्वरूप है वो दोस्तों कहाँ से निकल कर आया, इसके बारे में कैसे पता चला, ये सारा चीज़ दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर जो बच्चे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, इससे परिचित होना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तभी दोस्तों आपको गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है वो दोस्तों समझ में आएगी, या फिर इसके अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो दोस्तों अगर आप इसे समझ जाते हैं इस वाले वीडियो को, तभी दोस्तों अगली जो वीडियो होगी मेरी वो आपको समझ में आएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बल से परिचित कराया था, बल के बारे में बताया था, और साथ ही दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि बल कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोस्तों एक प्रकार का असंपर्क बल है, यानी कि जो बल है आपका वो दोस्तों आता है असंपर्क बल के कैटेगरी में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बल है, जब इसमें जो दोस्तों दो ठो जो वस्तुएं आती है वो दोस्तों बिना संपर्क किए ही, यानी एक दूसरे से बिना दोस्तों स्पर्श किए ही वो दोस्तों कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये कार्य कैसे करती है ये दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो दोस्तों कार्य करती है ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के आकर्षण के कारण कार्य करती है। तो बात करें अगर इसकी परिभाषा का, तो दोस्तों इसकी परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं। मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में भी गुरुत्वाकर्षण बल की जो परिभाषा है उससे परिचित कराया था। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझो कि गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, तभी आप ये समझ पाओगे कि आखिर हमें इस बल में, यानी कि इस दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें हमें समझना क्या है। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को, अब देखिए कोई भी अगर बल लगेगा तो बल के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता है। तो जब भी दोस्तों कोई बल अगर कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो जो दोस्तों बल कार्य करने वाली जो वस्तुएं होंगी वो कितनी होंगी, वो दो ठो होंगी। ठीक है, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे सेब का पृथ्वी पर गिरना। दोस्तों आप सभी जानते हैं सेब को अगर दोस्तों आप लोग ऊपर से, मतलब नीचे से अगर आप ऊपर फेंकिए तो जो सेब है वो क्या करता है कि वो नीचे की ओर गिरता है। अगर दोस्तों आप लोग मान के चलते हैं कोई पत्थर है या कोई बॉल है या कोई दोस्तों ईंट है या मान के चलते कोई और वस्तु है, अगर आप उसे नीचे से अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो ऊपर से क्या करती है, नीचे की ओर वो आती है। तो ये दोस्तों आती किसके कारण है, तो दोस्तों ये आती किसी न किसी आकर्षण के कारण है। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के पास क्यों जाता है, तो दोस्तों कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के पास पैसे के आकर्षण के कारण जाता है, क्योंकि दोस्तों अमीर व्यक्ति के पास गरीब व्यक्ति को जाना जो दोस्तों उसकी क्या है, जरूरत है। जरूरत की चीज की है, तो दोस्तों जरूरत उसकी पैसे की है, और अमीर व्यक्ति के पास होता है पैसा। ठीक है, तो वो जो पैसा है उसके पास, वही क्या करता है, उस गरीब व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात वो अपनी जीविका को चलाने के लिए उस अमीर व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसको रोजगार मिल सके। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कि जिस ओर वो आ रही है, किस ओर आ रही है, तो आपकी पृथ्वी की ओर वो आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पहली वस्तु है पृथ्वी, आज जो दूसरी वस्तु गिरने वाली, यानी जो सेब हो गया या मान के चलते कोई और वस्तु हो गया, जो दूसरी वस्तु है जैसे कि सेब हो गया। ठीक, तो जो सेब है अगर वो पृथ्वी की ओर आ रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा गुण है आकर्षण का, जिसके कारण जो ये सेब है वो पृथ्वी की ओर आ रही है, ना कि पृथ्वी सेब की ओर जा रही है। तो दोस्तों ये जो आकर्षण का आप गुण देख रहे हैं, इसी आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, समझे। यानी कि इस चीज की जो व्याख्या है दोस्तों, जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता नहीं चल पाया था, इससे हमारे वैज्ञानिक अच्छी तरीके से परिचित नहीं हो पाए थे, तो दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने मतलब यही सोचा था कि मतलब कोई ना कोई एक शक्ति है इस संसार में, इस धरती में, इस पृथ्वी में, जो क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों अगर मैं और ज्यादा आप लोगों को डीप में लेकर चलूं तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो भास्कराचार्य है, आप लोगों ने नाम सुना होगा भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य के समय में दोस्तों जो लोग हैं वो ये कहते थे कथा के तौर पर कि जो हमारी पृथ्वी है वो शेषनाग पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी देखिए आप लोग भी दोस्तों सुने होंगे, आपकी दादी माँ चाहे हो सकते हैं आपके दोस्तों नानी माँ कही होंगी कि जो ये पृथ्वी है वो किस पर टिका हुआ है, तो शेषनाग पर टिका हुआ है। तो दोस्तों भास्कराचार्य को भी उनके पिता या मान के चलते कोई और व्यक्ति ने बताया होगा कि ये जो पृथ्वी है वो दोस्तों शेषनाग पर टिका हुआ है। जो भास्कराचार्य थे उनको दोस्तों इस चीज पर डाउट था, यानी वो दोस्तों सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, यानी जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु पर कैसे टिक सकती है। अगर मान भी लेते हैं कि अगर वो जो पृथ्वी है अगर वो शेषनाग पर टिकी हुई है
तो फिर जो शेष नाग है वो किस पर टिके हुए हैं? आखिर ये भी दोस्तों क्वेश्चन वाली बात है, सच है, इस पर तर्क करना आवश्यक है। तो दोस्तों अगर कोई कह दे, जैसे कि मान के चलते हैं, अगर किसी को कहिए दो कि जो शेष नाग है वो किस पर टिके हुए हैं, तो कहता लोग बोलता है ना कि जो शेष नाग है ना वो समुद्र पर टिके हुए हैं, यानी जो शेष नाग है वो समुद्र में रहते हैं, जहाँ विष्णु रहते हैं ना वहीं पर शेष नाग रहते हैं, तो शेष नाग समुद्र पर टिके हुए हैं। तो ठीक मान के चलते हैं जो शेष नाग है वो समुद्र पर टिके हुए हैं, तो फिर आपका जो समुद्र है वो किस पर टिका हुआ है बताइए? मतलब कि अगर आप दोस्तों इसको अंदर से अंदर दोस्तों अगर आप इसको तर्कपूर्ण अगर क्वेश्चन अगर आप करते जाइएगा तो इससे जानते क्या होगा, इससे दोस्तों एक त्रुटि पूर्वक आपको दोस्तों मान्यता मिलेगी, यानी आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से अपनी जो जानकारी है उसको सैद्धांतिक तौर पर हासिल नहीं कर सकते। तो यही चीज दोस्तों क्या होता है कि भास्कराचार्य को परेशान कर रहा था, अर्थात भास्कराचार्य ने दुनिया को यह बताने का प्रयास किया था कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल भी शेषनाग, मेढक या अन्य किसी जानवर के ऊपर बिल्कुल भी स्थित नहीं है। क्या समझे? हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण रखती है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, जब कोई वस्तु पृथ्वी को गिरती है या पृथ्वी को आकर्षित होती है तो उन्होंने एक शक्ति मान लिया था, कोई एक पावर मान लिया था। पृथ्वी के अंदर क्या है? पावर है। और पृथ्वी के अंदर ये पावर होने के कारण ही इस धरती पर समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे, जंगल झाड़, नदी, तालाब, पठार, पर्वत या हम लोग या जीव जंतु, चाहे मान के चलते इस धरती पर जो कुछ भी है वो दोस्तों क्या है? पृथ्वी से बंधा हुआ है। जिस दिन ये शक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन इस धरती से समस्त कुल जितने सारे सटे हुए जो वस्तुएं हैं वो क्या होंगे? इसे छोड़कर वो उड़ने लगेंगे, यानी तैरने लगेंगे, बहने लगेंगे। तो ये शक्ति क्या करती है? पृथ्वी को अपनी सतह से बांध कर रखती है, और उस शक्ति को हम लोग नहीं जानते, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो इतना दोस्तों उन्होंने क्या किया था? बस कल्पना किया था, इस पर दोस्तों उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कार्य नहीं किया था। किसने? तो भास्कराचार्य ने। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके आगे, तो भास्कराचार्य के बाद बहुत समय बाद दोस्तों गैलीलियो है, और गैलीलियो ने क्या किया था कि मुक्त रूप से, मतलब कि कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस पर दोस्तों उन्होंने क्या किया था? उस पर दोस्तों उन्होंने अपना शोध करना शुरू किया था। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लोग कितना बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज का जो कारण है वो है न्यूटन। दोस्तों ऐसा नहीं है, न्यूटन से पहले भी जो वैज्ञानिक है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपना सिद्धांत तो दोस्तों दिया था, और उस पर दोस्तों उन्होंने जानकारी हासिल कर अपना जो प्रयोग है उसको दोस्तों उस पर करने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया था, समझे? तो न्यूटन से पहले जो गैलीलियो है उन्होंने क्या किया था कि इस चीज पर उन्होंने विचार किया था कि आखिर इस पृथ्वी में ऐसा क्या गुण है, ऐसा इसमें क्या खासियत है कि अगर हम किसी वस्तु को अगर हम ऊपर से अगर नीचे से अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु पुनः क्या करती है कि वो नीचे आ जाती है, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचती है ऊपर, और फिर क्या करती है कि वो नीचे की ओर आ जाती है। आखिर क्यों? अगर मान चलते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से भी गिराते हैं तो वो क्या करती है? नीचे की ओर आती है। तो आखिर ये आना नीचे ही क्यों होता है? मतलब कि पृथ्वी की ओर क्यों वस्तु आ रही है, पृथ्वी क्यों नहीं वस्तु की ओर जाती है? यही दोस्तों क्या था, ये दोस्तों वो क्या कर रहे थे, उस चीज पर वो विचार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जो उनका परिणाम था वो अच्छे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। फिर भी उन्होंने दोस्तों हार नहीं माना गैलीलियो ने, उन्होंने क्या किया? उस पर अपना शोध करना बिल्कुल जारी रखा, और जारी रखकर दोस्तों उन्होंने बहुत सारे तर्क किए, बहुत सारे दोस्तों उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर, मतलब देखिए उन्होंने जो प्रयोग किया वो सही प्रयोग नहीं किया, बस उन्होंने दोस्तों एक कल्पना किया था। मतलब ये दोस्तों बताया था दुनिया को कि जो वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी क्या करता है कि उन वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, यानी कि उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि आपकी जो गति के जो स्टार्टिंग है, आपकी न्यूटन के तीनों गतियों का दोस्तों जो स्टार्टिंग है वो आपके होता है गैलीलियो के नियम से ही, जिसे हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो दोस्तों आपने जड़त्व के पहले नियम से ये जाना होगा कि कोई पिंड या वस्तु विराम अथवा समान गति की अवस्था में क्या रखती है? वो दोस्तों अपने आप को बनाए रखती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे बाहरी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर मान के चलते अगर सेब नीचे की ओर गिर रहा है, पेन नीचे की ओर गिर रहा है, मान के चलते कोई पत्थर अगर नीचे की ओर गिर रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन वस्तुओं पर कोई बल कार्य कर रहा है। अगर वो बल कार्य ना करता तो वो जो वस्तुएं हैं वो बिल्कुल भी अपने गति में नहीं आती, क्योंकि गति में आने का सबसे मुख्य कारण क्या है भाई? तो गति में आने का सबसे मुख्य कारण बल है। बल के कारण ही कोई वस्तु विराम से गति में आती है और गति से विराम में आती है, समझे? तो दोस्तों उन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसा गुण है पृथ्वी के पास जिसके कारण जो वस्तुएं होती है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो उन्होंने इस आकर्षण को बल के अनुसार आकर्षण बल का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आकर्षण बल। और तब जाकर दोस्तों उन्होंने दुनिया को बताया था कि पृथ्वी के पास एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके कारण किसी वस्तु को क्या करती है? वो अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको वो खींचती है। फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया? उस पर विचार करना शुरू कर दिया, उस पर शोध करना शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 उन्होंने अपना कल्पना के मत पर दोस्तों ये बताया था
कि मुक्त रूप से गिरने वाली मतलब स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती है अगर वो पृथ्वी की ओर गिरे तो दोस्तों जो ये वस्तुएं जो गिरती हैं वो समान रूप से गिरती है। मतलब गिरने वाली वस्तुओं का दोस्तों जो संबंध होता है उनके द्रव्यमान से नहीं होता है। मेरी बात को समझना। देखिए गैलीलियो कहने का मतलब ये था कि कोई वस्तु मान के चलते हैं ज़्यादा द्रव्यमान वाली हो या कोई वस्तु कम द्रव्यमान वाली हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि मुक्त रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, वो हल्की हो या चाहे वो भारी हो। अगर किसी वस्तु को बहुत ही ऊंचाई से या मतलब कुछ ऊंचाई से अगर हम दो वस्तुओं को अगर एक साथ गिराएं जिसमें पहली वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कम हो तो दोनों वस्तुएं क्या होती है एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप दैनिक जीवन में ऐसा देखोगे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दैनिक जीवन में दोस्तों अगर आप लोग एक भारी वस्तु ले लो और एक हल्की वस्तु ले लो और दोनों को अगर एक साथ किसी ऊंचाई से अगर आप गिराओ तो दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर नहीं गिरती हैं। जो ज़्यादा द्रव्यमान वाली जो वस्तु होती है वो पृथ्वी पर पहले पहुंचती है और जो कम द्रव्यमान वाली जो वस्तु होती है वो पृथ्वी पर बाद में पहुंचती है। तो इसको दोस्तों उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से नहीं दिखा पाया था। बाद में गैलीलियो के दोस्तों चल जाने के बाद में जो दोस्तों आपके रॉबर्ट बायल है वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था कि अपने प्रयोग के आधार पर यह सत्यापित करके दिखा दिया था कि नहीं, गैलीलियो ने जो बोल कर गया, गैलीलियो ने अपने कथन के माध्यम से दुनिया को जो बताया वो वास्तव में सच है। यानी जो उन्होंने दोस्तों अपना सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल सत्य है। तो कैसे था आप लोग भी समझना कि कैसे सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ऊपर से नीचे गिरते के क्रम में दोस्तों आपके पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में कोई माध्यम उपस्थित है। जैसे कि वो माध्यम मान के चलते कौन है, आपका हवा। आप भी जानते हैं कि आपके इस पृथ्वी की सतह पर क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल जो है दोस्तों आपका एक तरीके का माध्यम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस माध्यम की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि अगर आप भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर किसी ऊंचाई से अगर आप नीचे गिराते हो तो ये जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने दोस्तों क्या करती है, समय को बदल लेती है। मतलब दोनों एक साथ बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं गिरती। लेकिन अगर माध्यम को हटा दिया जाए, आप जानते हैं कि अगर माध्यम हटा दिया जाए तो वह जो स्थान होगा आपका वो बन जाएगा निर्वात, जैसे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, समझे मेरी बात को। तो दोस्तों अगर कोई माध्यम ना रहे और माध्यम की अनुपस्थिति में अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अगर एक साथ गिराया जाए तो जो दोनों वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी कि पृथ्वी की सतह पर एक साथ ही और एक ही समय पर पहुंचेंगी। कैसे, जरा आप लोग समझना। सारा चीज दोस्तों मैं आप लोग को टिप से बता रहा हूं ताकि आप लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छी तरीके से जानो, इससे परिचित हो। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 3 ठो जार लिया है और दोस्तों ये जो प्रयोग है वो हमने नहीं किया बल्कि किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने। और इसी प्रयोग के आधार पर दोस्तों उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि वास्तव में गैलीलियो ने जो कहकर गया था वो वास्तव में सही कहकर गया था। देखिए यहाँ पर 3 ठो जार है। इन तीनों जारों में जो पहला जार है आपका, इसमें दोस्तों हवा है, हवा यानी माध्यम है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एगो पंख है, इसको हम लोग बोलेंगे पंख। ठीक है, मान के चलते पंख है, ये पंख जो कि पंख का होता है, हल्का होता है। हॉय जो है ना आपका, ये जो आप देख रहे हैं, मान के चलते कोई शीशे की गोली है, मान के चलते हैं ये है शीशे की गोली। ठीक है, तो अभी इस जार में आपका हवा उपस्थित है यानी माध्यम उपस्थित है। और माध्यम उपस्थित होने के कारण जो रॉबर्ट बायल है उन्होंने क्या किया था कि इसमें दो वस्तुओं के लिए था भिन्न द्रव्यमान वाली। देखिए एगो है गोली जो कि इसका द्रव्यमान पंख से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पंख का द्रव्यमान गोली से क्या होगा, कम होगा। अगर दोस्तों यहाँ से अगर वो जब वो गिराएं, मतलब कि इस पॉइंट से, मतलब यहाँ से जब उन्होंने गिराना शुरू किया तो ये दोनों दोस्तों क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब दोनों जब गिर रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, गोली पहले नीचे आ रही है और जो ये पंख है हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो नीचे आए। लेकिन ये दोनों एक साथ नीचे नहीं आ रहे हैं, किसके उपस्थिति में, तो हवा की उपस्थिति में। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग इस वाले सेकंड जार में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड जार है इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, निर्वात लिखा। निर्वात करने का मतलब कि इसमें से जो हवा है वो बाहर निकल चुकी है। तो ये प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। तो रॉबर्ट बायल ने क्या किया कि फिर क्या किया कि इस जार से उन्होंने हवा को बाहर निकाल दिया। अब वो ये देखना चाहते थे कि क्या हवा की अनुपस्थिति में ये दोनों एक साथ गिरते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि पहले इसके तली पर, देखिए इसमें हवा नहीं है, और इस तल पर एक गोली और एक पंख, जो उन्होंने दोनों को जो प्रयोग मिला था ना उसी को उन्होंने क्या किया, इसमें रख लिया। ठीक है, जब उन्होंने इसमें रख लिया तो फिर इस जार को उन्होंने घुमा दिया। देखिए घुमा हुआ है जार, हाँ ऊपर वाला है ना हिस्सा, देखो नीचे आ गया है ना नीचे, तो ऊपर वाला का हुआ ये नीचे आ चुका है। तो दोस्तों जब उन्होंने घुमाकर जब उसको घुमा दिया तो दोस्तों घुमाने के पश्चात आप लोग ये देख सकते हैं कि जब इसे घुमाया जाता है तो दोनों एक साथ गिरते हैं। देखिए दोनों
एक साथ है ना, दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरते हैं। और दोस्तों जब नीचे गिरेंगे ना तो दोनों जानते हैं, दोनों दोस्तों साथे साथे गिरेंगे, साथे साथे, मतलब एक ही समय पर क्या होंगे, दोनों पहुंचेंगे। तो इस निष्कर्ष के आधार पर दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई से अगर नीचे की ओर गिरती है तो अपने द्रव्यमान से क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। और वो क्या करती है कि वो नीचे की ओर आती है, मतलब किसी वस्तु का दोस्तों उसके द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं होता, और कोई वस्तु ऊपर से अगर वो नीचे की ओर आती है। और इसी गुण को हम लोग मुक्त पतन के रूप में जानते हैं। देखिए हमने लिखवाया है, किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, प्रतिरोध का मतलब कि जो उसका बाधक बने आने में, उसके मार्ग में जो बाधक बने, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, बाधक हो जाएंगे। प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को क्या बोलते हैं, मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल ही इसी को कहा जाता है। तो आप लोग समझ के रखना, ठीक है, कि अगर किसी भी दोस्तों वस्तु को, मतलब धीमी द्रव्यमान वाली अगर वस्तु को या समान द्रव्यमान वाली अगर वस्तु को अगर दोस्तों किसी ऊंचाई से अगर नीचे की ओर गिराया जाए तो ये दोनों, ये जो वस्तुएं होती है दोनों को दोनों वो क्या होंगी, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। कब, जब इस पृथ्वी पर हवा ना रहे तब, ठीक। ऐसा आप अंतरिक्ष में करके देखो तो अंतरिक्ष में दोस्तों क्या होगा, ये वास्तव में सही होगा, ये बिल्कुल भी फेल नहीं करेगा। तो इतना दोस्तों आप लोगों ने मुक्त पतन के बारे में जान लिया, ठीक है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो इस पर पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब कुछ खोज हो जाने के बाद जानते हैं रोबोट वाले बात कौन आया, न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने पधारा। सर आइजक न्यूटन ने दोस्तों कब पधारा, जब उनके पास सेब गिरा था ऊपर से, ठीक। उस पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपना दोस्तों खोज करना शुरू कर दिया कि आखिर ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही की ओर वो क्यों आया। तो दोस्तों जब उन्होंने उस पर खोज करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब आकर्षित करती है तो किसी न किसी बल के कारण क्या करती है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल गुरुत्व बल के नाम से जाना गया। यानी जो न्यूटन है उन्होंने उस बल का नाम गुरुत्व बल दिया। कौन सा बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल दोनों में अंतर होता है, आप लोग समझ के रखना। इसका नाम दिया न्यूटन ने कौन सा बल, तो गुरुत्व बल, ठीक है। क्योंकि अगर गति हो रही है, गति यानी कि अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो क्या हो रही है, वो त्वरित हो रही है, ठीक, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और त्वरण तभी उत्पन्न हो सकता है जब उस वस्तु पर कोई बल कार्य करता होगा। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया दोस्तों जो बल होगा किसी वस्तु पर वो क्या कहलाएगा, वो आपका गुरुत्व बल के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना निष्कर्ष हो जाने के बाद फिर जो न्यूटन है उन्होंने दुनिया के सामने ये बताया था कि वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो केवल पृथ्वी में ही नहीं होता है। जैसे कि आपने अभी तक ये जाना कि जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसी गुण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो गुण है वो केवल आपके पृथ्वी में ही नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित कुछ समस्त कुल जितने सारे आपके पिंड हैं, जितने सारे कण हैं, जितने सारे वस्तुएं हैं, हर दो पिंड के बीच दोस्तों आपका ये बल क्या होता है, ये आपका बल कार्य करता है। और इस बारे में दोस्तों दुनिया को हमारे न्यूटन ने बताया, और तब जाकर दोस्तों इस बल को न्यूटन ने कौन से बल का नाम दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं कि सर न्यूटन को कैसे पता चला कि आखिर इस ब्रह्मांड में जो प्रत्येक जो पिंड होते हैं उन प्रत्येक पिंडों में जो दो पिंड होंगे वो एक दूसरे में क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इनका जो यही आकर्षण का गुण है वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आखिर न्यूटन को इस चीज के बारे में पता कैसे चला, तो दोस्तों जब न्यूटन ने अपना तृतीय गति के नियम पर अध्ययन किया ना, आपने न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बारे में क्या जाना पिछले चैप्टर के माध्यम से, आपने यही ना जाना था कि अगर पहली वस्तु जितने बल के परिमाण के साथ अगर दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो उतने ही बल के परिमाण के साथ जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु पर क्या करती है, बल आरोपित करती है, ठीक है। ये था क्या आपका न्यूटन के तृतीय गति का नियम। और न्यूटन के इसी तृतीय गति के नियम के आधार पर दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है वो केवल पृथ्वी और अन्य वस्तु में नहीं होता है, बल्कि इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं में क्या होती है, ये गुण होती है। क्योंकि दोस्तों जब केपलर ने ग्रहों की खोज किया था, इस पर दोस्तों जब उन्होंने अध्ययन किया था तो उसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, पिंड हो गए, वो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो सूर्य के ओर चारों ओर आखिर कैसे चक्कर लगाते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण जो ये आपके वस्तुएं होती हैं, जो आपके ग्रह होती हैं, ये आपके सूर्य के चारों ओर वो घूमती रहती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो क्या करता है कि इन ग्रहों पर अपना एक बल लगाता है, अपना बल प्रभावित करता है, और
और उस बल के कारण ही जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो अन्य ग्रह और जो उपग्रह हैं वो उसकी ओर क्या करते हैं, परिक्रमा यानी चक्कर वो लगाते रहते हैं। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर अगर आप उसको घुमाओगे, पूरा घुमाओगे, तो जो पत्थर होगा वो कब तक घूमेगा, जब तक दोस्तों आपके हाथ से रस्सी द्वारा जो तनाव बल लग रहा है ना पत्थर पर, जब तक तनाव बल लग रहा है उस पत्थर पर, तब तक क्या होगा, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका तनाव बल खत्म हो जाएगा तो वो रस्सी से जो बंधा पत्थर है वो क्या होगा, वो दोस्तों अपना गति करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है वो ग्रहों और उपग्रहों पर क्या करता है, एक तनाव बल डालता है, यानी कि उनके बीच दोस्तों जो रेखा होगी, दो वस्तुओं के बीच की जो रेखा होगी वो मान के चलते वो तनाव बल के रूप में वो कार्य कर रही है। और इसी बल के कारण दोस्तों जो आपके दो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना गया। और इस नियम को हमारे जो न्यूटन है उन्होंने क्या नाम दिया, तो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को आगे इससे परिचित कराऊंगा। तो आज के आप लोगों ने इस वीडियो में यही जाना कि आप लोग देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि कोई भी अगर दो पिंड एक दूसरे को अगर आकर्षित करती है तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसके द्वारा लगाए गए बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ के रखना। और इन सारे नियमों का जो पता है इसके बारे में दोस्तों जो पता चला वो चला न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर पहली वस्तु जितने बल के साथ अगर दूसरी वस्तु को धक्का देगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु को उतने ही बल के साथ वो धक्का देगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम पृथ्वी की ओर धक्का देते हैं या फिर अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो फिर जो ये वस्तुएं हैं वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने यहाँ पर न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में बताया था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है वो बहुत ही कम त्वरित होती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर समस्त कुल जितने सारे आपके वस्तुएं हैं उन सबका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही दोस्तों कम है। आज जो पृथ्वी के द्रव्यमान वो बहुत ही ज्यादा है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होने के कारण दोस्तों इसका जो त्वरण होता है वो बहुत ही नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है, यानी ऐसा नहीं है जितने दोस्तों जितने बल के साथ आपको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है ना उतने ही बल के साथ आप भी क्या करते हो, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हो। लेकिन दोस्तों हमारा त्वरण दिखता है क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में कम है, जबकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों हमारी तुलना में बहुत ही अधिक है। इसीलिए पृथ्वी में दोस्तों कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उसमें दोस्तों बिल्कुल भी कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। मैंने आप लोगों को बताया था इस चीज को पिछले चैप्टर के माध्यम से। तो यही चीज न्यूटन ने दुनिया को बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु गिर रही है पृथ्वी की ओर तो केवल क्या करिए, पृथ्वी उस वस्तु पर बल लगा रही है। जो वस्तु पृथ्वी को गिर रही है तो वो वस्तु भी क्या करिए, पृथ्वी को अपनी ओर उतने ही बल से आकर्षित कर रही है जितना बल से वो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, समझे। लेकिन दोनों के द्रव्यमान में भिन्नता होने के कारण, अलग अलग द्रव्यमान होने के कारण ये जो दोस्तों इनके बीच का जो त्वरण है वो अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। मेरे बात को समझिए। तो दोस्तों अब जरा यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा। रॉबर्ट बायल ने ये बताया था कि पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। ठीक, तो रॉबर्ट बायल ने ये तो आसानी से बता दिया कि मुक्त रूप से गिरती हुई जो वस्तुएं होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ये जो वस्तुएं होती हैं वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र क्यों होती हैं। और इसी चीज पर दोस्तों खोज करना न्यूटन ने शुरू किया था। मेरी बातों को समझते रहना आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके। बस रॉबर्ट बायल ने ये बताया था कि मुक्त रूप से गिरती जो वस्तुएं होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है और द्रव्यमान से स्वतंत्र होने के कारण ये जो वस्तुएं होती है वो माध्यम की उपस्थिति में पृथ्वी पर एक साथ एक ही समय पर पहुंचती हैं। लेकिन ये जो वस्तुएं हैं वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र क्यों होती है ये दोस्तों इसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। तो दोस्तों न्यूटन ने इस पर विचार करके दुनिया को यह बताया था कि यह चीज तभी संभव हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से F बराबर ma, जहां a क्या होता है, ए आपका दोस्तों त्वरण होता है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो दोस्तों आपका त्वरण ए है ना वो दोस्तों आपका जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और गिरने क्रम में जब दोस्तों वो त्वरित होती है तो उसका जो त्वरण होगा वही दोस्तों आपका गुरुत्वीय त्वरण के रूप में जाना जाएगा। आप पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला वीडियो में आखिर कैसे इतना होता है। वो होता है दोस्तों कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड के रूप में मानकर चलते हैं। तो दोस्तों अभी चीज पर उन्होंने क्या विचार किया, उन्होंने बोला कि हई तो भैया कांस्टेंट बाटे हई तो बदल ही ना, ये तो नियत है, बदल तो बिल्कुल नहीं सकता। बदल कौन सकता है, तो बदल सकता है हई एम यानी कि द्रव्यमान, जो कि छोटा जो एम है वो बता रहा है कि वो उस पिंड का द्रव्यमान है जिस पिंड पर पृथ्वी क्या कर रही है, बल लगा रही है। अगर हम कैपिटल एम लेंगे तो दोस्तों ये जो एम है इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैपिटल एम पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या करता है, निरूपित करता है। तो देखिए
जब ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो उस स्थिति में जानते क्या होगा, F प्रोपोर्शनल M हो जाएगा। और ये चीज हम नहीं बता रहे, ये न्यूटन बताए थे, F प्रोपोर्शनल M। तो F प्रोपोर्शनल M क्यों होगा भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है ना, तो उसके स्थान पर कोई एक राशि आती है जो कि नियतांक होती है, जो कि दोस्तों कांस्टेंट होती है। तो नियतांक कौन बा भाई? गुरुत्वीय त्वरण है ना, जी ना नियतांक बा, जेकर मान कभी बदल नहीं सकता है। तो दोस्तों जब इसका मान नहीं बदल सकता, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एफ है, जो बल है, वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे उन्होंने ये बताया था कि देखिए, कोई वस्तु जो होती है जब वो पृथ्वी को गिरती है तो अपने द्रव्यमान से इसलिए स्वतंत्र हो जाती है क्योंकि जितना वस्तु का द्रव्यमान रहता है ना, उतना ही क्या करती है, पृथ्वी उस पर बल लगा देती है। मेरी बात को समझना, F प्रोपोर्शनल M बा भाई। तो इसका मतलब हुआ कि बल बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो बल भी घटेगा। मेरी बात तो समझ रहे ना? तो ये जो आपका M है, ये आपका कण का M है, यानी कि कण का द्रव्यमान है आपका। तो अगर कोई कण दोस्तों अगर मुक्त रूप से अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो जिस द्रव्यमान के साथ गिरती है तो उतने ही द्रव्यमान के साथ क्या होगा दोस्तों, वहां पर जो पृथ्वी है वो बल आरोपित करती है। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि जो वस्तु होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र हो जाती है, अपने द्रव्यमान से बिल्कुल वो मुक्त हो जाती है। इसी कारण यानी कि F प्रोपोर्शनल M के कारण, यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उस पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला जो बल है वो भी बढ़ेगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान अगर घटेगा तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो भी क्या होगा, घटेगा। आज जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहां पर आपका आएगा गुरुत्वीय त्वरण, और फिर आपका आ जाएगा M, यानी कि F बराबर हो जाएगा Gm। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो दोनों वस्तुएं हैं वो अपने द्रव्यमान से मुक्त है। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दोस्तों बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जो विशेषता है उस पर, क्योंकि मैंने आप लोग को गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके गुण है, मैंने इस चीज से आप लोग को परिचित कराया। अब आगे दोस्तों मैं आप लोग को धीरे धीरे सब बताऊंगा कि आखिर इसका जो विस्तार है, जो प्रचार है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, ये जो जी है वो कहाँ से निकल कर आया, वो सारा चीज मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग मेरे क्लास में रेगुलर बने रहिएगा, तभी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। अगर मिस करोगे, चाहे मेरे वीडियो को स्किप करोगे या पूरा ना देखोगे, तो फिर हमको आप जिम्मेवारी मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है पहले नंबर में, यह सार्वत्रिक आकर्षण बल है। कौन भैया? था गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने ये बताया था कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है वो केवल पृथ्वी में ही नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड के समस्त पिंडों में है। यानी कि ब्रह्मांड के हर दो पिंडों के बीच क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वो कार्य करता है। ठीक है, तो यह सार्वत्रिक यानी कि यह यूनिवर्सल बल है। ठीक है, जो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडों के मध्य पाया जाता है। यह बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों से दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमजोर। अब देखिए, हम इस दीवार के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो अब पता चल रहा है कि दीवार हमारे ऊपर बल आरोपित कर रहा है या हम दीवार के ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं। दोस्तों बल आरोपित हो रहा है, मतलब है कि हम दीवार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और जिस बल से हम दीवार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं उतने ही बल के साथ जो दीवार है वो भी क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसका दोस्तों एहसास हमें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दो पिंड जो होंगे वो बिल्कुल भी दोस्तों क्या करेंगे, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के स्वरूप को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये जो बल होता है आपका वो एक प्रकार का दुर्बल बल होता है। मैं आप सबको बता दूं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसके गुरुत्वाकर्षण बल से 1043 गुना होता है। यानी कि अगर दो ठो इलेक्ट्रॉन है और दो ठो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करेगा वो जानते हैं, वो उस दोनों इलेक्ट्रॉनों के पीछे लगने वाले विद्युत बल से 243 गुना वो कम होगा। समझ रहे ना? यानी कि दोस्तों दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो दोस्तों उसके गुरुत्वाकर्षण बल से 243 गुना होता है। तो जरा सोच सकते हैं कि आखिर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कितना दुर्बल और कमजोर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगला है, यह बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। यानी दोस्तों क्या करता है, ये हमेशा खींचने की प्रवृत्ति रखता है। यानी इसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, जो बहुत कम दूरी पर स्थित पिंडों के बीच भी कार्य करता है और हजारों किलोमीटर दूर स्थित पिंडों के बीच भी कार्य करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया कि जब दो वस्तुओं के बीच आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो आपकी ये दोनों पिंड दूर रहे या नजदीक रहे, ये आपके बल क्या होंगे, कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सूर्य से जो ग्रह होते हैं वो कितने हजार किलोमीटर या कितने लाख किलोमीटर वो दूर होते हैं, फिर भी दोस्तों इन ग्रहों पर सूर्य द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करता है। तो इसका मतलब ये सही है कि जो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोस्तों अगर कम दूरी हो या दोस्तों अधिक दूरी हो, फिर भी दोस्तों क्या करता है, अपने स्वरूप को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है,
आगे देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है यह बल दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम जैसे कि दोस्तों हवा हो गया, पानी हो गया, आपके धुआं हो गया, बादल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर कोई एक वस्तु, मान के चलते हैं ए है, एक वस्तु अगर बी है और ए और बी, अगर इन दोनों के बीच कोई अगर माध्यम मान के चलते हैं हवा है या फिर पानी है या फिर कांच है, तो दोस्तों इनके बीच का लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिल्कुल भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ कर रखना, यानी इसका माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। माध्यम रहे या माध्यम ना रहे, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वो कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि आपकी इस पृथ्वी पर माध्यम है कैसा? तो वायुमंडल यानी कि हवा का। ठीक है, तो दोस्तों अब वायुमंडल होने के कारण भी, माध्यम होने के कारण भी इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो दोस्तों देखा जाता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, तो दोस्तों अंतरिक्ष में देख सकते हैं कि वहां पर बिल्कुल भी माध्यम नहीं है, यानी वहां पर निर्वात है, तो वहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वो कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब जरा बात करते हैं 5 नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। देखिए मान के चलते हैं दोस्तों कि अभी आपने देखा कि हाई एगो आपका वस्तु है, मान के चलते हैं कि ये ए वस्तु है जो कि m1 द्रव्यमान वाली है। ठीक है, हाई बी वस्तु है जो कि दोस्तों m2 द्रव्यमान वाली है। तो इन दोनों वस्तुओं को भी जानते हैं, एक दोस्तों रेखा कार्य करती है, एक रेखा जो कि सरल रेखा होती है, यानी कि पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलाने वाली जो ये रेखा होती है वो दोस्तों लंबवत होती है, और इसी लंबवत रेखा के कारण दोस्तों जो बी वस्तु है वो ए वस्तु पर बल आरोपित करती है, और जो ए वस्तु है वो बी वस्तु पर बल आरोपित करती है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर अगर आप चारों ओर नचाते हो तो उस पत्थर पर जो बल का प्रभाव है वो दोस्तों कैसा लग रहा है? तो आपके द्वारा रस्सी के सहायता से लग रहा है, यानी दोस्तों आपके और उस पत्थर के बीच का जो रस्सी होगा वही दोस्तों क्या कहलाएगा? आपके और उस पत्थर के बीच का दोस्तों आपका सरल रेखा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उन दोनों वस्तुओं के बीच क्या होता है? आपका सरल रेखा दोस्तों कार्य करता है। तो यही चीज़ आपके बताया जा रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बलों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है तथा यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी करने का मतलब कि दोस्तों कंजर्व रहता है। मैंने आप लोगों को बताया भी किया था कि न्यूटन की तृतीय गति के अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बल होता है वो कंजर्व रहता है, यानी जितने परिमाण के साथ अगर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो उतने ही परिमाण के साथ जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु पर क्या करती है? बल आरोपित करती है, और इन दोनों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके कारण दोस्तों ये जो अपने आप को जो संपूर्ण जो इनके मान होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वो संरक्षित कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर ये 5 न्यूटन का बल वस्तु बी पर आरोपित कर रहा है, ठीक है, यानी 5 न्यूटन के बल से वस्तु बी को वो अपनी ओर खींच रहा है, तो जो वस्तु बी है दोस्तों वो भी क्या करेगा कि 5 न्यूटन के बल से वस्तु ए को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि अपनी ओर वो खींचेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनके बलों का जो योग होता है वो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? अंतर से निकालते हैं, या फिर इन दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की क्या करते हैं? हम लोग विपरीत दिशा मान लेते हैं, और विपरीत दिशा का चिन्ह होता है माइनस। तो आप यहाँ पर हो जाएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आप प्लस मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ से दिखाई देगा, देखिए हाई मान के चलते 5 न्यूटन है, और ये जो वस्तु बी है वस्तु ए के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा होने के कारण हो जाएगा आपका -5 न्यूटन। तो दोस्तों हाई प्लस है, हाई माइनस है, तो आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन और -5 न्यूटन बराबर 0। अगर नहीं दिखेगा आप लोग को तो बोल रहे हैं 5 न्यूटन और -5 न्यूटन बराबर 0, यानी कि कुल मान क्या है? संरक्षित, यानी कंजर्व है, 0 आ रहा है। ठीक है, और बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत का, तो दोस्तों अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि किसी निकाय में कुल बलों का जो योग होता है वो अलग अलग वस्तुओं के बलों के योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं? जानते हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर में। 7 नंबर बताया जा रहा है हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी होता है। तो दोस्तों इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो दोस्तों उस आवेश से, उस कण से मिलकर बनने वाली जो वस्तुएं होती है उनका भी द्रव्यमान अवश्य होगा ही होगा, और जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है वही वस्तु क्या कर सकती है? गुरुत्वाकर्षण के स्वरूप को प्रदर्शित कर सकती है। यानी अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से दोस्तों अगर आकर्षित होती है, एक दूसरे पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल का अगर प्रभाव दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों वस्तुओं में क्या है? कहीं
कहीं ना कहीं इन दोनों वस्तुओं में दोस्तों द्रव्यमान है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो स्वरूप है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा, और आपका जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दोस्तों कम होगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि पृथ्वी की तुलना में हम लोग का जो बल है, यानी कि हम लोग का जो द्रव्यमान है, बल नहीं द्रव्यमान है, वो दोस्तों क्या है, वो काफ़ी कम है। इसीलिए दोस्तों हमारे द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वो दोस्तों कम होगा, यानी मान के चलते हैं पृथ्वी पर ना के बराबर होगा, क्योंकि हमारी तुलना में जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि दोस्तों क्या हो सकता है, उसके सामने हमारा कोई स्वरूप नहीं हो सकता है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है कि वो सभी वस्तुओं को अपने से जोड़कर वो रखता है। अगर यही बात करें हम सूर्य का, तो दोस्तों सूर्य का जो द्रव्यमान है वो सभी ग्रहों से, यानी उसके चारों ओर जितने सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे सभी ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा उसका द्रव्यमान होता है। और उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण ही दोस्तों उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दोस्तों जो चारों ओर घूमने वाली जो वस्तुएं होती है, जो दोस्तों ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उस पर इसका जो आकर्षण का जो प्रभाव होता है वो अधिक रहता है। लेकिन इन दोनों के आकर्षण कारण, यानी दो वस्तुओं के आकर्षण कारण जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ग्रह जो उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो बिल्कुल भी सूर्य के पास नहीं आ पाते, बल्कि दोस्तों अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। यानी कि आपके सूर्य, आपके मान के चलते हैं सूर्य यानी ये सन हो गया, और आपके मान के चलते हैं ये अर्थ यानी कि पृथ्वी हो गया, इन दोनों के बीच क्या है, एक सरल रेखा कार्य करती है। ठीक है, यहाँ बताए थे ना, यहाँ पर सरल रेखा कार्य करती है, और इसी रेखा के बीच क्या होता है आपका ये दोस्तों जो आपका सूर्य है और जो आपकी पृथ्वी है वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है। ठीक है, अगर बिल्कुल भी दोस्तों आपकी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि इसका द्रव्यमान बहुत ही कम हो जाता है, तो दोस्तों ये जो पृथ्वी है वो क्या होता है, डायरेक्टली वो सूर्य के पास चला आता है, यानी सूर्य को काफ़ी बहुत नज़दीक आ जाता है, मतलब सूर्य उसको क्या करता है कि अपनी ओर से बहुत ही खींच लेता है, यानी दोस्तों आपका जो पृथ्वी है वो जल भी सकती है। तो दोस्तों ऐसा चीज़ क्या है, आपकी कंडीशन आपके गुरुत्वाकर्षण बल में है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके एसआई मात्रक का, क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है, पूछता भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये मात्रक कहाँ से निकल कर आया, ये दोस्तों मैं आप लोग को जब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ाऊंगा और उसके माध्यम से जो दोस्तों नियम है, जो उसका सूत्र है, उसका प्रतिपादन दोस्तों करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तब दोस्तों मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि हम लोग जो आपकी गुरुत्वाकर्षण बल का जो एसआई मात्रक है उसे हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। बस आज की वीडियो में आप लोग इतना ही जानो कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोई वो कहता है कि मान के चलते कि जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और सभी जो वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी की ओर आना चाहती है, यानी वो पृथ्वी की ओर आ जाती है। लेकिन जो हमारे आकाश में तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, सूर्य होते हैं, वो पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता, वो पृथ्वी के पास क्यों नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी वस्तुएं हैं, ये जो आपके पिंड है वो आपके पृथ्वी से बहुत ही दूर है। मैंने आपको बताया था कि वस्तुएं अगर मतलब दो वस्तुएं हैं, अगर वो एक दूसरे के नज़दीक हो या बहुत ही दूर हो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन दोस्तों इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो दोस्तों दूरी बढ़ने के साथ इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे आपके गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो दोस्तों पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप दोस्तों पृथ्वी से बहुत ऊंचे चले जाइएगा तो आपके पर से जो पृथ्वी है वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो लगाना समाप्त कर देगी। दोस्तों देखिए जो आपके आसमान में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, वो भी दोस्तों क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो दोस्तों प्रभाव है वो पृथ्वी पर आरोपित करती है, और पृथ्वी क्या करता है कि उन पिंडों पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो आरोपित करता है। लेकिन इनकी दूरी काफ़ी अधिक होने के कारण दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। और साथ ही आप लोग ये समझ सकते हैं कि इन पिंडों का जो द्रव्यमान है, जैसे कि सूर्य हो गया या पृथ्वी की तुलना में और बहुत सारे जो ग्रह हैं, इनका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इनके बीच के जो लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इतनी ही दूरी पर क्या करता है, वो कार्य करता है। जैसे कि एक सूर्य जो पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी क्या करता है, इतनी ही दूरी पर घूमता रहता है, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो आकर्षण बल है वो इतना ही के बीच क्या करता है, कार्य करता है, यानी इतनी ही दूरी के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। इसीलिए ना सूर्य पृथ्वी के पास जा पाता है, ना पृथ्वी सूर्य के पास। उसी प्रकार से आपके आसमान में कुल जितने सारे आपके तारे होंगे, जो पिंड होंगे, ग्रह होंगे, वो बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं गिर पाते हैं। समझे? तो आज के दोस्तों ये
जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण के स्वरूप और उसके दोस्तों नियम से मैंने आप लोगों को परिचित कराया है, विशेषता के बारे में बताया है और साथ ही दोस्तों मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिभाषा है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को दोस्तों अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को अच्छे से समझ लिया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।